केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री मेरे साथ बजट पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। दिनेश गौतम बोल रहा हूं। हाँ दिनेश जी, आपका नाम पता चल गया मुझे जी। अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बजट को दो तरीकों से देखा जा रहा है। एक तो ये जो सरकार कह रही है और सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला, उस दिशा में आगे बढ़ाने वाला बजट है, लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं दिया गया। एक तरीके से वो दिखाने की कोशिश की जा रही है जो है नहीं। मसलन स्वास्थ्य पर धोखा देने की कोशिश है, शिक्षा पर 6% का प्रॉमिस किया था वो हुआ नहीं, टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं। मुझे लगता है मैंने ट्वीट किया था कि आत्मविश्वास से भरा आत्मनिर्भर भारत का बजट, लेकिन जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री के बैकअप को देखा तो मैं इसे पर्यटन हितैषी बजट मानता हूं। सबको पता है, जो लोग आलोचना कर रहे हैं मुझे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं इसे पर्यटन हितैषी बजट मानता हूं। जब मैंने अपना बैकअप देखा तो उसमें प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजनाएं दो ही पर्यटन मंत्रालय के पास थी, वो जस की तस है। और उसके अलावा आइकनिक साइट्स को की एक स्कीम को हमको पैसा दिया गया है बजट के भीतर। दूसरी बात होती है कि जो हम लोग सोचते थे कि छोटे डेस्टिनेशन को हम प्रचारित करें, उस पब्लिसिटी के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको बजट पर प्रावधान दिया गया है। तीसरी बात मुझे लगती है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वेल्थ और वेलनेस के लिए ये बजट है, तो मैं वेलनेस टूरिज्म की बात इसमें देखता हूँ, क्योंकि मैं पहले से कहता रहा हूँ, आज नहीं, कि पोस्ट कोरोना अगर किसी के पास में कोई जवाब है तो वो भारत की धरती के पास है, चाहे योग हो, चाहे आयुष हो, चाहे आयुर्वेद हो। लेकिन वेलनेस सेंटर की कमी दिखती थी। इस बजट में हजारों की संख्या में वेलनेस सेंटर बनाने की बात की गई है। चौथी बात होती है, जो पर्यटन के क्षेत्र में जो बिंदु हैं वो है कनेक्टिविटी के। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है, मैं उन्हें टूरिज्म हाईवे मानता हूँ। आप रेलवे में देखिए, LVH कोच की बात की गई है, वो पर्यटन के लिए है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें चाहिए, और एक जो सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय स्टेक होल्डर्स से चलता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग बहुत बड़ी मात्रा में हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। भारत सरकार ने उन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक प्लेटफॉर्म की रचना की है, ताकि उनकी हाउसिंग का, उनके हेल्थ। प्रहलाद जी, एक सहज कौतूहल जहन में ये आता है, आप लोगों ने वाकई पर्यटन के लिए ये जो किया कि छोटे डेस्टिनेशंस को भी कैसे लोगों के बीच में चर्चा में लाया जाए, वहाँ लोग पहुँचे। एक बात बताइए, जैसे विस्टा डोम होगा, ट्रेन में बैठे हुए चारों तरफ का नज़ारा दिखेगा, वो अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट हाथों में ट्रेन को दिया जा रहा है, डीजल की कीमत जिस तरीके से बढ़ाई गई, आपको लगता है कि एक आम आदमी जो पर्यटन के लिए निकलना चाहता है, उसकी पॉकेट ये अलाउ करेगी कि जाए और उस जगह पर देखे? मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम कहाँ से धन इकट्ठा करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे। ये किसी को छुपाया नहीं है, देश के सामने कहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि संसाधनों की ज़रूरत तो पड़ेगी अगर आपको चीज़ों को खड़ा करना है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम हर चीज़ों को इस दृष्टि से देखें। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, जो आज सरकार करने का फैसला कर रही है, ये बड़े फैसले हैं और दूरगामी फैसले हैं। वेलनेस टूरिज्म की भी आपने बात की। अब सवाल ये है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड्स और ट्रेन्स वैसी बनाई जा रही हैं, उन जगहों पर भी हवाई पट्टियों की बात की जा रही है जहां पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इतनी जल्दी इरेक्ट किया जा सकेगा कि इनको सबको अकोमोडेट करने के लिए तैयारियां, व्यवस्था हो पहले से? नहीं, मुझे लगता है यही बात मैंने आपसे पहले कही थी कि वेलनेस टूरिज्म के लिए भारत सबसे पसंदीदा जगह है एशिया महाद्वीप में। लोग आते हैं, लेकिन वेलनेस सेंटर की कमी हम सबको दिखती थी। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में वेलनेस सेंटर खुलेंगे, ये शायद बहुत लंबा प्लान है, आगे तक की सोच की हुई रणनीति का हिस्सा है। यही बात मैंने आपसे कही थी। दूसरी बात जो आप बात कह रहे हैं, हमारे पास में हवाई पट्टियाँ हैं, लेकिन अथॉरिटी को कहा गया है कि लोग उनको बेहतर तरीके से और देखकर उनकी तैयारी करें। हवाई पट्टियाँ हैं, लेकिन वो ऑपरेटिव हों, उनकी कनेक्टिविटी हो, गैप फंडिंग उनमें हो जाए, ये बात कही गई है। जी, अब सवाल यही है कि इसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। खर्च करने के साथ आपको ये देखना है कि एक साल में आप 9.5 से 6.8 ले आए फिस्कल डेफिसिट को। ये अचीवेबल है? नहीं, मुझे लगता है कि सच कहने में क्या बुराई है। सच्चाई, वित्त मंत्री ने भी कहा कि छुपाने जैसा कुछ नहीं है। कमजोरियां और चुनौतियां सामने देखकर हम अपने फैसले ले रहे हैं, और जो सही दिशा में ले रहे हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई गलत है। एक आखिरी सवाल,
ये प्रहलाद जी की मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कुछ राहत मिलती तो उसके लिए खर्च के लिए बचाने वाला कुछ पैसा और होता जिसको वो खर्च करता, टूरिस्ट प्लेस में जाता। अब वो जब बस पकड़ेगा तो उसमें ये डीजल पे जो 4 रुपए बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल पे 2.5 रुपए, अब ये कंपनियां आप जानते हैं बाजार के हवाले हैं, तो ये कितनी राहत देंगी कंज्यूमर्स को इसका अंदाज़ा आपको होगा। उधर किराया बढ़ जाएगा, उनके पास पहले से पैसे नहीं हैं, और फिर जहां पर वो जा रहे हैं वो जाहिर है उन ट्रेनों से और बसेस से पहुंचेंगे जो अब लग्जरी होंगी, उनके लिए ज़्यादा पैसा देना है। ये कैसे होगा? आज से मुझे लगता है ये चिंता नहीं करी। पहले बीमा के बारे में भी ये कहा जाता था, लेकिन बीमा के बारे में जिस प्रकार से बजट में साफ गोई के साथ बात कही गई तो लोग टिप्पणी नहीं कर पा रहे, वरना इसी पर भी आलोचना करते थे। तो मुझे लगता है कि इससे भविष्य के बारे में ऐसी आशंकाएं नहीं रखनी चाहिए। सरकार उस बात को ध्यान में रखकर ही फैसले ले रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।